हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और आपका फिर से स्वागत है हमारे क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर सॉल्यूशंस, और आज मैं हाजिर हूं सॉल्यूशंस चैप्टर का अगला लेक्चर लेकर। तो हेडिंग डाल दी जाए बच्चों, पहले तो जो चैप्टर हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस। क्लियर? अगर कोई बच्चा पहली बार आया है चैनल पर तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और पुराने लेक्चर जो आपके मिस हो गए हैं 2 लेक्चर वो देख लेना। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग होगी बहुत, तो पेन पेपर लेकर बैठना ही बैठना है। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मेथड्स। कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, है ना बच्चों? आपने सवाल कर लिए होंगे, और वादे के मुताबिक हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो वही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी जो मैंने आपको दी थी करने के लिए। आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो सॉल्व कर लिए होंगे क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल बच्चों क्या आपको दिया गया था? आपको पता करना था मास परसेंट। क्या पता करना था बच्चों? मास परसेंट किसका? NaOH का, है ना? सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया गया था 200 मिलीलीटर। 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया था किसमें? पानी में। और जो सॉल्यूशन बना था उसकी डेंसिटी भी गिवन थी, और आपसे क्या पूछा गया था? मास परसेंटेज। देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। चलिए, सवाल का जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 11.11%। जिनका जवाब सही है खुद को शाबाशी दे दीजिए, और जिनका जवाब सही नहीं है वो सवाल को अब और ज़्यादा ध्यान से समझना कि गलती कहाँ हो गई। सबसे पहला स्टेप बच्चों, जो हमें दिया होता है ना क्वेश्चन में, जो वैल्यूज़ गिवन हो सबसे पहले तो उनको नोट डाउन किया करो। सबसे पहली वैल्यू क्या गिवन थी? 200 ml वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों सॉल्यूशन का। आगे चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज मास परसेंटेज में हमें मास चाहिए। सॉल्यूशन का मास तो पता ही नहीं ना, सॉल्यूशन का मास कैसे पता लगेगा? सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, नजर आ रही है स्क्रीन पे, 0.9 ग्राम्स पर ml। क्लियर? तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता थी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे 200 को किससे? 0.9 से, आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। कंपोनेंट का मास तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था बच्चों, 20 ग्राम्स NaOH, नजर आ ही रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, तो अब जरा फॉर्मूला भी याद कर लिया जाए। मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जिस कंपोनेंट की परसेंटेज पता करनी है मास की, उसका मास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल मास, और 100 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा तो काम है। तो अब आगे लास्ट स्टेप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मास ऑफ कंपोनेंट NaOH, कितना मास बच्चों? 20। सॉल्यूशन का मास अभी अभी पता किया है 180, डिनोमिनेटर में रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो को कट कर दिया, और 200 को 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 11.11%। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिस करने से जब आप खुद सॉल्व करते हो तो इतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और अपने आप को अच्छा भी लगता है कि हमें अब ये टॉपिक समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या अगले सवाल का क्या आंसर है। अगला सवाल आपको दिया क्या गया था उस पर एक बार नज़र डाली जाए। 40 ग्राम NaCl दिया गया था आपको, 40 ग्राम NaCl, उसको डिसॉल्व किया गया 860 ग्राम्स बेंजीन में।
ताकि सॉल्यूशन बन जाए जिसकी डेंसिटी क्या हो 0.3 ग्राम्स पर ml। क्या बात समझ में आई? हमें क्या बोला इसमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। पिछली बार मास बाय मास था, इस बार मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता करना है और 4 ऑप्शंस हैं। इसका भी जवाब बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। देखते हैं बच्चों सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1.33%। कैसे आया है ये जवाब, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर देखिए सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके आता है। NaCl और बेंजीन, यही 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के। ऐड किया, 40 ग्राम NaCl था, 860 ग्राम्स बेंजीन था, 900 ग्राम्स बच्चों ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, डेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता करना है। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी गिवन है बच्चों, 0.3। ये नज़र आ रही है क्वेश्चन में, 0.3 हमने पुट कर दी। 900 अभी अभी हमने ऐड करके निकाला है। 900 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 900 को 0.3 से डिवाइड किया, 10 ऊपर जाएगा, वो बनेगा 9000 और 9000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3000 मिलीलीटर। तो आपके पास वॉल्यूम आ चुका है। मास ऑफ NaCl पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने पता लगा लिया। अब बचा क्या, सिर्फ मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता करना है। तो वो पता करने के लिए हमें फॉर्मूला फिर से एक बार माइंड में लाना पड़ेगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में। इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज हमने डाल दी, 40 NaCl, 3000 ml वॉल्यूम आया है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.33%। बिकॉज 100 के 2 जीरो, 3000 के 2 जीरो से कट गए एंड 30 एक जीरो बचा था वो ऊपर वाले जीरो से कट गया। तो 4/3 आंसर इज 1.33%। अच्छे सवाल थे बच्चों, मज़ा आया होगा जिन्होंने खुद सॉल्व किए होंगे। लेक्चर अच्छे से देखा करो, नोट्स बनाया करो, क्वेश्चंस बिल्कुल पानी की तरह सॉल्व हो जाएंगे, हलवा लगेंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। तो ये तो डिस्कशन हुई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बच्चों। अब आगे देखते हैं कि अगला मेथड, जो नेक्स्ट मेथड है एक्सप्रेशंस, नेक्स्ट एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है पार्ट्स पर मिलियन। नया मेथड, आज का सबसे पहला मेथड, और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फर्स्ट इसके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ट्रेस क्वांटिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस क्वांटिटीज? कई बार जो सॉल्यूट होता है वो बच्चों सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट होता है, बहुत कम, ना के बराबर, बट होता तो है। तो उन्हीं क्वांटिटीज़ को बोला जाता है ट्रेस क्वांटिटीज़। तो जब सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? ppm का फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है ppm का। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। जिस भी कंपोनेंट का आपको कंसंट्रेशन पता करनी है ppm के टर्म्स में, आपको उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देखने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उनको न्यूमरेटर में रखना है। डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हों उन सब के टोटल पार्ट्स हमने रख दिए डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10 की पावर 6, 1 मिलियन।
कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? एक आपने गाना भी सुना होगा, बड़ा फेमस भी हुआ था वो, है ना? कौन सा गाना था? 1 in a million लगदी कमानी, पतला झलक तेरा लक नू संभालनी। तो शाउट आउट टू यो यो हनी सिंह। यो यो हनी सिंह तक भी वीडियो पहुंचा दो, उनको भी पता लगना चाहिए कि उन्होंने केमिस्ट्री को अपने गाने में जगह दी है। 1 in a million, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब भी यही हो रहा है बच्चों कि एक पार्ट और टोटल सॉल्यूशन का कितना, 10 की पावर 6। आप खुद सोचो, ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, पीपीएम की वैल्यू 1 कब आएगी? पीपीएम की वैल्यू तब 1 आएगी जब आप नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर 1 डालोगे, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 डालोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 6 से। जरा देखो यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि पीपीएम 1 आ जाए। पीपीएम क्या आ जाए? 1। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्ट्स 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आए 1 पीपीएम। अपॉन में डालना पड़ेगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये कैंसिल आउट होगा। क्लियर? तो 1 मिलियन में सॉल्यूट का, 1 मिलियन जब पार्ट्स प्रेजेंट हैं किसके? सॉल्यूशन के, उसमें सॉल्यूट का 1 पार्ट या फिर किसी कंपोनेंट का, ठीक है ना? पार्ट्स पर मिलियन नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इसमें। तो आगे देखते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन में वो कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पार्ट पर मिलियन, हमें देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट के कितना मिलीग्राम, सॉल्यूट का कितना मिलीग्राम अमाउंट डिसॉल्व हो गया 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर पानी में। क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 लीटर। क्लियर? अब नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 10⁻³ ग्राम्स। क्लियर? ये मालूम है कि नहीं है? अच्छा, तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, मैं इस तरफ पीपीएम लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, तो 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम्स, अपॉन में डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम किस, क्या? पानी, 1000 ग्राम पानी है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 6 से, ये नीचे आया, नीचे क्या है वो? -3, तो नीचे तो क्या है? प्लस का 3। ओके, ये नीचे आया तो ये प्लस का 3 हो गया, नीचे आकर तो ये क्या बन गया? 10 की पावर 6 नीचे आकर। क्लियर? मल्टीप्लाई किया बच्चों 10 की पावर 6 से, ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो 1 पीपीएम का मतलब क्या हो रहा है कि कितने मिलीग्राम सॉल्यूट 1000 ग्राम पानी में मौजूद है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि जैसे हम परसेंटेज पता किया करते थे, परसेंटेज, मास बाय मास परसेंट पता किया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पता किया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता किया, अब हम पीपीएम देख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन हमारी आती है पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन में जो कंसंट्रेशन आती है बच्चों, उसका कहना है कि उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, किस में? कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग उसको, मास बाय मास में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में और मास बाय वॉल्यूम में भी। तो इन तीनों टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है किसको? पीपीएम वाली कंसंट्रेशन को। बात समझो। आगे देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं एज इट इज आते हैं, मैं फिर याद दिलवा रहा हूँ। मोटो याद रखना है। मेरे माइंड में भी अभी स्ट्राइक दोबारा से हुआ है, मेरा मन कर रहा है कि आपको याद दिला दूं कि धुआं उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, ऐसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री आसान बना देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब ज़रा रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल उसको याद करने की कोशिश करते हैं। 1 लीटर सी वाटर, समुद्री पानी लिया गया जिसका वेट था 1030 ग्राम, 1030 ग्राम्स। इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन
इसका कंटेंट कितना था 6 × 10⁻³ ग्राम्स बच्चों, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कम, क्योंकि 6 × 10⁻³ आप समझो ना, 6 × 10⁻³ ग्राम्स। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो 6 × 10⁻³ ये अपॉन में आएगा तो क्या बन जाएगा 6/10⁻³। ओके, 10⁻³ का मतलब 1000। ओके, सो दिस बिकम 0.006 ग्राम्स। तो कितना कम अमाउंट ऑक्सीजन का डिसॉल्व हो रखा है किसमें, सी वाटर में। तो इसीलिए इतनी स्मॉल जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम ppm में डिनोट करते हैं। ये मेथड हमारे लिए ही बना है, कब, जब सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज में हो साहब, ट्रेस क्वांटिटीज में बेटा, बहुत कम हो सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें 6 × 10⁻³ को कैसे दिखाया जाता है, 5.8 ppm। तो खुद समझो अब इसको, 5.8 ppm में का मतलब क्या हुआ, इतनी सी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखी है किसमें, 1030 ग्राम में, 1030 ग्राम सॉल्यूशन और कितना 0.006 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल भी मौजूद है रियल लाइफ का, NCERT बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, CUET और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। एक एक चीज़ ज़रूरी है, नोट डाउन भी करनी है, समझनी भी है, याद भी करनी है, क्लियर। सो अगला पॉइंट जो लिखा है उसमें उसने बताया कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पानी के हों चाहे या फिर एटमॉस्फेयर के, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या वाटर के, उनकी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर या फिर ppm। माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम आपको पता था, मिलीग्राम क्या है 10⁻³ आपको माइक्रोग्राम भी याद होना चाहिए, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 ग्राम्स, क्लियर। तो कितने माइक्रोग्राम्स 1 ml में डिसॉल्व है, ये कंसंट्रेशन का मेथड है, या फिर ppm। तो ये ppm के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमने अब एक्वायर कर ली है। सवाल भी तो करो अब इसका। सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल पहले डिस्कस करते हैं फिर सॉल्व करेंगे, इकट्ठे मिलके करेंगे। आप लोग भी ट्राई करोगे अपनी कॉपीज पर साथ के साथ, और इधर आप देखते भी रहोगे अगर आपको कहीं पर कोई अड़चन आएगी। सैंपल है किसका, ड्रिंकिंग वाटर का, और उसको कॉन्टामिनेट कर दिया गया क्लोरोफॉर्म से CHCl3। और फिर हमें क्या बताना है, उसने बोला भी है कि उसमें कॉन्टामिनेशन का जो लेवल है वो कितना दिया हुआ है आपको, 15 ppm बाय मास। क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड हुआ है 15 ppm, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है ये 15 ppm। हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है मास परसेंट में बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस किए थे, ppm को भी हम मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया तो सवाल शुरू करते हैं। अब 15 ppm का मतलब समझिए, ppm का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, इस तरफ 15 कब आएगा मुझे बस ये बताओ, इस तरफ 15 कब आएगा। मैं लिख रहा हूँ सिर्फ ppm, ठीक है, क्या लिखा मैंने ppm। नंबर ऑफ पार्ट्स में मैं डाल देता हूँ 15 पार्ट्स किसके बच्चों, ये जो क्लोरोफॉर्म है उसके, अपॉन में डाल देता हूँ 10⁶ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 10⁶ से। जब ये कट जाएगा तभी तो ppm 15 ppm आएगा कंसंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई बच्चों कि 15 पार्टिकल्स या मान लो 15 पार्ट्स किसके, क्लोरोफॉर्म के CHCl3, ये प्रेजेंट हैं किस में, 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ
वाटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तभी तो 15 ppm है, क्योंकि 15 पार्ट्स कंपोनेंट के हैं और 10⁻⁶ पार्ट्स वाटर के हैं। बाकी अब हमें मालूम तो पड़ गया 15 ppm है ये। अब हम इसको मास कंसीडर करके मास बाय मास परसेंट पता करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आपको मैं याद दिलवा दूं, फॉर्मूला था बच्चों मास परसेंट का, जिसका भी हमें मास परसेंटेज पता करनी है। उस कंपोनेंट का मास न्यूमरेटर में, टोटल मास सॉल्यूशन का डिनोमिनेटर में, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सो बस वक्त आ गया है तो निकाल देते हैं। क्या निकालें? मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट निकालने के लिए मुझे मालूम है मास कंपोनेंट का, मुझे मालूम है मास पूरे सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्या बात समझ में आ रही है? 6 0 2 0 नीचे रह गए 4 0, 15 अपॉन में 10 की पावर बचा है 4 एंड 10⁻⁴ में से मैं क्या करूँगा, एक 10 यहीं छोड़ दिया और 10 की पावर -3 आ गया बच्चों ऊपर। 3 बचा था ना, ऊपर आकर -3 हो गया। क्यों? साइंटिफिक नोटेशन 1.5 इंटू 10⁻⁻3%। ये है मास बाय मास परसेंट इस सॉल्यूशन की, जिसका जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी पहले 15 ppm। सवाल समझ में आया? चीज़ें बहुत आसान हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और अपना जो दिमाग है वो ऐसे पूरा कंसंट्रेशन से, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ाई जो होती है वो मन मार के ही होती है। सबका मन करता है कि मूवीज़ देख लें या फिर खेल लें, घूम फिर लें, खा पी लें, बट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मन मारकर पढ़ाई जो है वो करना सीखो। जब धीरे धीरे मन मार के पढ़ाई करने लगोगे ना तो इसी में इंटरेस्ट बन जाएगा आपका स्टडीज़ में। खैर, पार्ट्स पर मिलियन बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं कि अगला मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये है अगला मेथड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। देखते हैं ज़रा इसमें क्या है हमारे पास। पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है? काई। दिस इज अ ग्रीक लेटर। काई से हम लोग मोल फ्रैक्शन को क्या करने वाले हैं? डिनोट करने वाले हैं। और आगे आपको नजर आ रहा होगा बच्चों पॉइंट में कि वो कह रहा है कि राइट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। किसका? सबस्क्रिप्ट का। और सबस्क्रिप्ट क्या डिनोट करता है? कंपोनेंट को। अगर मैं कहूँ बच्चों कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, आपको भी पता है। एक होता है सॉल्यूट, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ बच्चों ए से। दूसरा होता है सॉल्वेंट, उसको डिनोट कर दिया बी से। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं काई ए, सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड इफ आई एम राइटिंग काई बी, सो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई? ठीक है, इजी है बहुत, ध्यान से सुनना समझना और फिर देखना कि मोल फ्रैक्शन भी आपको लगेगा कि ये तो सर हलवा था, बिल्कुल खा लिया हमने। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इसका फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की अगर मोल फ्रैक्शन हमें पता करनी हो, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार उस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, हमें नजर आ रहा है कि हमें उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में डालने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सभी कंपोनेंट्स के वो डालने हैं डिनोमिनेटर में। ये है मोल फ्रैक्शन। अब अगर मैं कहूँ मुझे काई ए पता करना है, क्या पता करना है? काई ए। यहाँ से मैं इसको ज़रा, क्योंकि देखो चीज़ें हमें समझनी है और अगर आप नोट्स साथ के साथ बनाते रहोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, साथ के साथ बनाया करो। अब अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि काई ए की वैल्यू कैसे पता लगेगी? नंबर ऑफ मोल्स ए के होने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखने हैं।
अब अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट लेके चल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट जो हमें कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली यू कैन राइट काई बी ऑल्सो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में बच्चों टोटल मोल्स। सो टोटल मोल्स तो भैया यही है, क्या, Na प्लस Nb। समझ में आया साहब? बेटा मजाक चलता रहता है बट चीज़ों को समझना अच्छे से है, ठीक है ना। तो Na अपॉन Na प्लस Nb सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। मालूम पड़ गया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? क्लियर, वेरी गुड। आगे देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन उसका कहना है कि मोल फ्रैक्शन ऐसी यूनिट है जिसको काफ़ी हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है चीज़ों को रिलेट करने के लिए। जैसे उसका क्या कहना है कि अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करना चाहते हैं किन्हीं और प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसमें मोल फ्रैक्शन हमारी मदद करता है। मदद करना अच्छी बात होती है, मजाक नहीं था ये। खैर, एग्जाम्पल के तौर पे उसने बोला है कि बच्चों वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आगे आएगा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वेपर प्रेशर को अगर हमें रिलेट करना हो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन हमें हेल्प करेगी। क्योंकि वेपर प्रेशर हम देखेंगे सॉल्यूट का ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का तो उसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो अभी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं, अलग अलग मेथड्स। मज़ा आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसमें देखा जाए कि और कहाँ पर ये हेल्पफुल है। ये मेथड हेल्पफुल है बच्चों उन जगह पर जहाँ पर गैसियस मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स कैसे होते हैं? गैसियस मिक्सचर्स, जहाँ पर गैसेस कंबाइन हो रही हैं, वहाँ पर आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन सी गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप बता दोगे ना मोल फ्रैक्शन से। आप कहोगे मोल फ्रैक्शन निकाल लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? मोल फ्रैक्शन निकालना पर आप बताओगे, क्योंकि आपने ये टॉपिक अभी के अभी सीख लिया है और आगे और इसको अच्छे से एक्वायर करने वाले हो। क्लियर? आगे चलते हैं। और ये आया है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब आपके मन में आया होगा ये अचानक से मोल फ्रैक्शन से हम अमोनियम सल्फेट क्यों बनाने लग गए? इंतज़ार करो 2 मिनट, दिखाता हूँ क्यों। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनिया गैस बच्चों NH3 ये रिएक्ट करती है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या बनाने के लिए? अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। रिएक्शन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रिएक्शन क्या है? 2 मोल्स NH3 के गिवन है बच्चों, प्लस में H2SO4 है, और क्या बन रहा है? अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। क्या यही रिएक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है? ये बनी कैसे? मैं सिर्फ वो आपको इसका पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी ये क्या है? एसिड है। एसिड का काम क्या है? H पॉजिटिव रिलीज करना, और कौन सा आयन यहाँ से आया? SO4 2 नेगेटिव बच्चों, सही है। NH3 के कितने मोल्स थे? 2 मोल्स। NH3 के 2 मोल्स पहले से थे। अब H पॉजिटिव जाकर NH3 के पास गया और अमोनियम आयन बनाया। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। ये इसके पास गया तो क्या आया? NH4 पॉजिटिव। NH3 तो पहले ही था ना, एक H पहुंचा, H4 हो गए, साथ में पॉजिटिव चार्ज लेकर पहुंचा। सिमिलरली यही काम यहाँ पर हुआ। NH4 पॉजिटिव, 2 अमोनियम आयंस, 2 पॉजिटिव चार्ज बच्चों, 2 पॉजिटिव एंड
2 नेगेटिव, दोनों कंबाइन हो गए, क्या बना NH4 होल ट्वाइस SO4। मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाना चाहता था, समझ आया? यस, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए अब सवाल क्या आया है स्क्रीन पे। सवाल मिलके सॉल्व करेंगे। सवाल है बच्चों की मोल फ्रैक्शन बतानी है। स्क्रीन पर देखो जरा ध्यान से, हमें क्या बतानी है? मोल फ्रैक्शन किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। उसको डिसॉल्व किस में किया गया है? अमोनिया में। यही वाला इसलिए समझ में आया। सवाल बच्चों मोल फ्रैक्शन का ही करेंगे, सवाल मोल फ्रैक्शन का ही होगा। तो इस बहाने से सोचो, एक सवाल से पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली। कितनी प्यारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जा रही हैं आपके लिए। तो चीज़ों को शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है ना? और शेयर जब करते हैं जब हम कोई अच्छी चीज़, तो आगे वाला भी हमें ही थैंक यू बोलता है कि यार थैंक यू, तूने ये चीज़ शेयर की हमारे साथ, तो हमें भी ये चीज़, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। एनीवेज, तो H2SO4 की मोल फ्रैक्शन पता करनी है और सॉल्यूशन में क्या गिवन है? 49% H2SO4 बाय मास। अब यहाँ पर बच्चों पिछला जो हमने कंसंट्रेशन मेथड सीखा हुआ है उसका अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। 49% H2SO4 का मतलब समझ में आ रहा है? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 49 ग्राम्स क्या होने वाला है? H2SO4। यस, तो सबसे पहली चीज आपको यही अज्यूम करनी पड़ेगी कि 100 ग्राम्स सॉल्यूशन है, क्लियर, और उसमें 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, तो बाकी का 51 ग्राम्स क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, अब हमें मालूम तो पड़ गया कि कौन सा कंपोनेंट कितना क्वांटिटी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों आपको स्क्रीन पर तो नजर आ गए, और वो आए कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी सल्फ्यूरिक एसिड के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाए, दो हाइड्रोजन्स हैं, सो 2 into 1, एक सल्फर है 32 हो गया इसका, और 4 ऑक्सीजन है 16 into 4, ऐड किया कितना आया? 98 ग्राम। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है वहाँ पर 49/98 बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जब हम पता कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, इसको बोलो ये A है, तो गिवन मास 49, मॉलिक्यूलर मास 98। 49 का टेबल आता है क्या? मुझे भी आता है। 1/2 नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों? 0.5। किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के। अमोनिया के पता किए जाए, ठीक है, अमोनिया के करते हैं मतलब। अब देखो NH3 ये है अमोनिया का मॉलिक्यूल, है ना? मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3 into 1, 14 + 3 17, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स इसको बोलो B। कितना था इसका मास? गिवन मास 49, अगर H2SO4 था तो 51 था साहब, 51 अपॉन में 17, नंबर ऑफ मोल्स 3। ठीक है, समझ में आ गए? हमने क्या किया? दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन है सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की निकाल दी गई है, और मोल फ्रैक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की क्या लिखी है? 0.5/3.5 इज इक्वल टू में आया है 0.14। अब ये क्यों लिखी है? अब देखिए जरा, ए की मोल फ्रैक्शन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या आए थे ए के? 0.5, क्लियर। उसके बाद टोटल मोल्स देखिए, Na + Nb, Na + Nb 0.5 + 3, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आया 0.5/3.5 जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.14, पॉइंट से पॉइंट मरेगा, 5 × 5, 5 × 7 = 35। सॉल्व कर लेना, सभी समझदार
हो ना। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल के देखते हैं। सॉल्यूट की स्क्रीन पर वो भी आप लोग देख लो, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, यानी कि अब हम अमोनिया की पता करने जा रहे हैं। अमोनिया की पता करने के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में हेरा फेरी हो जाती है, उसको बात को पकड़ना नहीं, ठीक है। सवाल पर ध्यान दो। NB नंबर ऑफ मोल्स किसके, अमोनिया के, कितने थे, 3। ओके, अपॉन में क्या बदलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि Na भी है, Nb भी है, Na भी है, Nb भी है, Na भी है, Nb भी है, तो 3/3.5। क्या बात समझ में आई? 3/3.5 क्या बात, मस्त कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों नजर आएगा आंसर 0.86। क्या आने वाला है आंसर? 0.86। तो हमें अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर पता लगने वाला है, जरा देखो स्क्रीन पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, 0.86 प्लस 0.14 बच्चों ऐड करके मोल फ्रैक्शन को क्या आ रहा है, 1। तो हमेशा ये जनरल रूल याद रखना, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? मोल फ्रैक्शन भी अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे को यकीन है। क्या आपको यकीन है? हाँ, आपको भी यकीन है। आगे देखते हैं कि अब क्या है अगले पन्ने पर बच्चों, किताब के अगले पन्ने पर। वाह, फिर से वो सेक्शन आ गया जो मुझे बहुत पसंद है, सेक्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अब इतना सब कुछ सिखाया है और चीज़ों को, ये ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें जब आप खुद अपना जोर लगाओगे, खुद अपना दिमाग लगाओगे, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, अभी भी और आने वाले टाइम में भी। हाँ, चलिए पहला सवाल, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद 10 ग्राम कैल्शियम और 1000 मीटर क्यूब वाटर। आपको कैल्शियम की कंसंट्रेशन बतानी है, कितनी है इस सॉल्यूशन में। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों 150 ppm, दूसरा है 250 ppm, तीसरा है 800 ppm और चौथा है 1000 ppm। तो ये आपका पहला सवाल, करिएगा ज़रूर, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम आप ही के लिए आए हैं। क्लियर? अगला सवाल भी दिया जाए। ओके, अगला सवाल है कि बच्चों 46 ग्राम इथेनॉल है एक सॉल्यूशन में, 18 ग्राम्स पानी है और कुछ एसिटिक एसिड को ऐड किया गया है उस सॉल्यूशन में जिसमें इथेनॉल और पानी पहले से था, उसमें किसे ऐड किया गया है, एसिटिक एसिड को। ओके, तो मोल फ्रैक्शन उसकी एसिटिक एसिड की कितनी है, 0.5। आपको बताना है कि कितना एसिटिक एसिड ऐड किया गया कि उसकी मोल फ्रैक्शन 0.5 आ गई। ऑप्शन देखना चाहोगे? बोल रहे होगे जल्दी दिखाओ सर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, क्या 60 ग्राम एसिटिक एसिड ऐड हुआ, क्या 150 ग्राम, क्या 120 ग्राम या फिर 80 ग्राम्स। सवाल सॉल्व करना, और अगला पन्ना ये मैंने खोला और अगले पन्ने पर नजर आया। धन्यवाद। तो थैंक यू। नाचना शुरू। तो जब तक अगली क्लास आ रही है, लेट्स नाचो नहीं, लेट्स सॉल्व करो क्वेश्चंस को। और बच्चों आज भी मुझे मज़ा आया क्लास में, आई होप आपको भी पसंद आई होगी क्लास। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना तो भूलना ही नहीं, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का सबसे पहला अपडेट आपको मिले। इंस्टाग्राम पर बच्चों हमारा पेज है CUET मॉक, उसको ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे।
आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हो, कोई आपकी क्वेरी है तो आप डीएम कर सकते हो हमें। क्लियर? तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, आपको जुड़े रहना है, क्योंकि जब पूरा कंटेंट आप ऐसे ही जुड़े रहोगे ना हमारे साथ, और लास्ट में जब पेपर देकर आओगे, फिर उसके बाद घर पे बैठ के एक बार को अपने मम्मी पापा को ही बताओगे कि CUET मॉक हमारी सफलता में सबसे बड़ा हाथ उनका, बट वो हाथ हमारा नहीं होगा, वो हाथ हम दोनों का होगा, आपका भी हमारा भी। ठीक है ना? ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो ठीक है, मज़ा आया। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों क्या अगली क्लास में। ठीक है, तो अब हम ज़रा क्लास को ओवर कर दें, और ठीक है, बाय, टेक केयर। सवाल ज़रूर करना, अभी भी देख रहे हो साहब, बस क्वेश्चंस करो।